दोस्तों, मैं जीवन कुमावत। आज के जो वीडियो है उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। राइट, पॉइंट चार्जेस के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही है हमारी। तो देखिए, ये हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है। कौन सा है? प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इससे हमें क्या करना, आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर कोई एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और टेस्ट चार्ज को हमेशा हम पॉजिटिव ही लेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात, नहीं तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से दूर होती है, आउटवर्ड होती है, और माइनस क्यू के कारण इनवर्ड होती है। तो मैंने प्लस क्यू ले लिया है यहाँ पे। यहाँ देखिए, इस पर क्या होगा, डायरेक्शन तो ऐसी होगी, दूर। ठीक है, मान लिया इस पॉइंट से दूर हो जाएगी, तो पॉइंट में निकालना हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से हमने क्या निकाला? E इक्वल्स टू क्या था? एफ बाय क्यू जीरो था कि नहीं था? पिछले वीडियो में देखा था हमने। E इक्वल्स टू क्या था? एफ बाय क्यू जीरो था। क्यू जीरो एफ क्या है? दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है। तो क्या करोगे, इस फोर्स को निकालोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में? क्या है? रिपल्सिव फोर्सेस है। कितना लगेगा? कितना लगेगा? F इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस R है, ये Q है, ये Q1, ये Q1 है, Q2 है, तो Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फोर्स की वैल्यू आ गई। अब क्या है, इसकी वैल्यू को पुट कीजिए इसमें। इक्वल्स टू एफ कितना आएगा? ये दिया है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट 0 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर क्यू जीरो ऑलरेडी है, तो इस क्यू जीरो को इस क्यू जीरो कैंसिल कर दीजिए। तो क्या रिजल्टेंट क्या आएगा आपका? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा। आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके कारण है? पॉइंट चार्जेस के कारण है। राइट, किसमें है? एयर या वैक्यूम में है। किसमें है? एयर और वैक्यूम में है। अगर मैं इसको किसी और मीडियम में रख देता हूं जो एयर और वैक्यूम के अलावा हो, कोई सा मीडियम हो सकता है, तब क्या होगा? तो ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये मीडियम की परमिटिविटी, जो आप जानते हैं। अगर मैं इसको एयर वैक्यूम के अलावा लेता हूं तो उसकी परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। क्या होगी? ये एप्सिलॉन हो गया तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट 0 हो जाती है। ये रिलेशन होता है। ठीक है, के क्या है यहाँ पर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मीडियम का। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। राइट, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया। तो जब भी हम अदर दिन क्या रहेंगे, एयर या वैक्यूम लेंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। कितना चेंज आएगा? देखिए, किसी और मीडियम में कितना आएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखोगे? एप्सिलॉन नॉट इंटू के रखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन मीडियम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी के बीच में। तो क्या होगा? Q अपॉन आर स्क्वायर। वही चीज है, चार्ज भी वही है, डिस्टेंस भी वही, मीडियम को चेंज किया हमने। अब क्या होगा? इतना आ गया हमारा। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कीजिए, E अपॉन EM को क्या आएगा? क्या आएगा? ये कितना था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। EM कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ये क्वांटिटी यहाँ सेम है, ये सब निकल जाएगी। ये भी गई, ये भी गई। क्या बचा? 1 अपॉन K बचा है बस। ये अपॉन, ये नीचे है 1 अपॉन, ध्यान रखिएगा 1 अपॉन K। ये लो, के ऊपर चला जाएगा डिवाइड टू डिवाइड में, इसलिए ये हमें क्या चाहिए? मीडियम में चाहिए। तो EA अपॉन K इक्वल्स टू EM। ये रिलेशन आया हमारा। देखो, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या नीचे है, और EM जब मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं और एयर में कर रहे हैं, दोनों में ये रिलेशन आया है। यदि हमने मीडियम को चेंज किया तो उसके डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है एयर या वैक्यूम को छोड़कर किसी भी मटेरियल्स का ग्रेटर देन 1 होता है। कितना होता है? ग्रेटर देन 1। और मेटल के लिए कितना होता है? इनफाइनाइट। कितना होता है? इनफाइनाइट। ये मेटल के लिए है। अरे ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर एयर को छोड़कर कोई अन्य मीडियम लिया
तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम आएगी, उसी मीडियम को छोड़कर दूसरे मीडियम में लेने पर। तुलनात्मक स्टडी है ये हमारी। तो क्या आएगा, क्या आएगी, ईएम जो है हमारा कम आएगा और ये अधिक आएगा, ईएम कम आएगा। और अगर हमने मेटल की बात की तो कितना आएगा, इनफाइनाइट। कितना आएगा मेटल केस में, कितना आएगा बताइए। मेटल के केस में यदि ले लिया मैंने तो ई एम आएगा ई ए अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है ना। तो मेटल के केस में क्या कहते हैं, आपने मीडियम लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो आएगी। ठीक है, ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा, ये 12th बोर्ड के हिसाब से भी जरूरी है, कंसेप्ट के हिसाब से जरूरी है। आगे हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, नीड और आइडियाज के लिए। थ्योरी वाला पोर्शन हम लोग कर चुके हैं, इसमें हम न्यूमेरिकल वाला पोर्शन देखेंगे नीड और आइडियाज के लिए। देखिए इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने लिया है यहाँ पर, और इसमें सारे इसकी जो वर्टाइसेस है उस पर प्लस क्यों, दूसरे वाले वर्टाइस से प्लस क्यों, तीसरे वाले वर्टाइस से भी प्लस क्यों चार्ज रखा है। हमें फाइंड आउट करना सेंटर पर, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमें पता है कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन पता होना चाहिए हमें ये पता है कि प्लस क्यू चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उस प्लस क्यू चार्ज से दूर होती है। तो ये क्या हो गया, इससे दूर हो गई। इस पर ये प्लस क्यू चार्ज इस पर आते हैं, इसके कारण भी यहाँ पर क्या होगी, इससे दूर होगी, और इसके कारण भी इससे यहाँ पर दूर होगी। डायरेक्शन तो हमें पता चल गई है। दिक्कत कहाँ आती है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में। ऐसे डायग्राम से बहुत समस्या आती है। वैसे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ उसका। देखिए ये है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम उसका। ये E1 है, चलो मैं नाम देता हूँ, E1 है, E2 है, यहाँ पर ये E3 है। इसकी डायरेक्शन हम काउंट कर रहे हैं, इसलिए अभी E1 E2 हमने नाम दे दिया है। E1 है, E2 है और E3 है। समस्या कहाँ आती है, जब डिस्टेंस अलग अलग हो। हाँ डिस्टेंस फाइंड आउट कर, देखो यहाँ पर ही ट्रायंगल ले सकते हैं हम लोग, राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल है ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है, बाइसेक्ट भी करता है, राइट एंगल इसको बाइसेक्ट करता है, अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करेगा किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये साइड्स ए हैं, इसको A2 और A2 में डिवाइड कर देगा ये, समझ में। और यहाँ से हम इसको ड्रॉन करेंगे एल्टीट्यूड को, देखिए तो ये भी बाइसेक्ट करेगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा। यहाँ से करोगे तो ये भी इसको बाइसेक्ट कर देगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन। समझ में आ गया बात। अब ये इन्हीं ट्रायंगल्स की हेल्प से निकाल सकते हैं डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ले लिया, मतलब कौन सा, ODC। मैं एक ट्रायंगल यहाँ बना लेता हूँ छोटा सा, कौन सा, ODC। यहाँ पर बना लेते हैं ट्रायंगल OD और C। ODC में देखिए ये ट्रायंगल ODC है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपका बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। हमें निकालना क्या है, L1 L2 L3 निकालना। क्या निकालना है, L1 L2 और L3 फाइंड आउट करना। तो क्या करेंगे, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा। cos 30 लिखिए, यहाँ पर 30 है ना, तो cos 30 इक्वल्स टू A/2 L1। कितना होगा था, cos 30 √3/2 होता है, तो A2/L1। ये 2 से 2 कैंसिल, √3 नीचे आएगा हमारा, तो L1 कितना आ गया, A/√3। ये एक ट्रायंगल हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। देखो सिमिलर ट्रायंगल यही है, ये वाला, ये भी वही है, एंगल भी 30 डिग्री है। तो आप फिर वहां से क्या, हाइपोटेनियस अपॉन क्या लगाओगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वही आएगी, डिस्टेंस वही आएगी हमारी, L2 ही आएगी। L2 भी क्या आएगी, A/√3 ही आएगी। किससे आएगी, ट्रायंगल ODB से, ट्रायंगल ODB से। किससे आ रही है, ODB ट्रायंगल से आ रही है। चलो हमने L1 और L2 निकाल लिया, राइट। अब क्या करेंगे, हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले, तो ये वाला ट्रायंगल यूज कर लीजिए। ये वाला ट्रायंगल, ये A2 है हमारा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 30 है, ये 30 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, कौन सा, एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। 30 + 30 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ये 60 है तो अपोजिट एंगल ये भी 60 है। अब ये पूरा कितना होगा, लीनियर पेयर से 180। अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा पूरा। अगर ये पूरा 120 है तो ये आधा आधा 60 और 60 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 60 होगा।
ट्राइंगल आप ले लीजिए ए ई ओ, ट्राइंगल में लेता हूँ ए ई ओ, ए ई ओ। ए ई ओ में क्या ले लेंगे, ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस, तो मैं लिखता हूँ A2 A/2 अपॉन L3 इक्वल्स टू क्या, साइन 60 डिग्री, कितना साइन 60 डिग्री, A/2 अपॉन L3 इक्वल्स टू √3/2, आंसर L3 की वैल्यू भी वही आएगी, क्या आएगी, L3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A/√3 आ जाएगा। क्लियर, हमारे पास तीनों डिस्टेंस आ गई और हमारा काम आसान हो गया। ये एंगल हमें पता है कितना है, 120 है, तो ये कितना होगा, 60 और 60 होगा, आधा 60 और 60 है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E1 है, ये E2 है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होगा, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे अलग अलग, क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शंस में। एक ये वाला हॉरिजॉन्टल E1 के लिए कितना, E1 साइन 60 डिग्री, क्यों, एंगल से दूर है ये, और ये वाला कौन सा होगा, एंगल के पास वाला हमेशा E1 cos 60 डिग्री। ये वाला E2 पर आइए, इसका हॉरिजॉन्टल ये E2 sin 60 डिग्री, और एंगल के पास वाला E2 cos 60 डिग्री, और नीचे क्या है, E3 है। ध्यान दीजिए, E1 sin 60 E2 sin 60 अपोजिट डायरेक्शंस में है और इक्वल भी हैं। कैसे इक्वल है, साइन 60 की वैल्यू इक्वल, इसकी भी इक्वल, E1 और E2 भी इक्वल क्यों है, देखिए E1 क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर, इस पॉइंट पर, कितने डिस्टेंस पर, L1 L2 L3 पर, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या दूँ, L1 का स्क्वायर, E2 निकालिए 1/4πε0 क्यू अपॉन L2 का स्क्वायर, E3 निकालिए 1/4πε0 क्यू अपॉन L3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर L1 L2 L3 तीनों क्या है, तीनों क्या है, इक्वल है, इसलिए ये साइन 60 ये साइन 60 इक्वल, E1 E2 इक्वल, अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन E1 cos 60 E2 cos 60 एक ही डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है, -3, मतलब E3 है, तो क्या होगा, नेट इनका क्या होगा, ये हो जाएगा E1 cos 60 प्लस E2 cos 60 माइनस क्या हो जाएगा, E3 इक्वल्स टू 0। ये नेट हमारा आया, अभी आंसर नहीं आया। E1 को पता है, E2 पता है, ये सब बराबर है, E1 E2 3 यहाँ निकाल चुके हैं, ये cos 60 है, ये cos 60 है, तो मैं E1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, E2 या E2 की जगह मैंने E1 लिख दिया, क्योंकि इनकी वैल्यू बराबर है। E3 है, E1 और E3 तीनों बराबर है, तो E3 को E1 कर दीजिए। यहाँ पर cos 60 कितना, 1/2, कितना 1/2, ये भी 1/2 माइनस E1, ये क्या हो गया, ये E1 बन गया, ये आधा कितना हो गया, पूरा हो गया, E1 माइनस E1 क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर क्या होगा, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 0 होगा। यहाँ पर प्लस की में तीनों चार्ज सेम है, उन पर साइन भी सेम है। अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस क्यों लूँ तो भी क्या आएगी, तब भी 0 ही आएगी, क्योंकि उनकी डायरेक्शन तब चेंज हो जाएगी। देखिए इस केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर माइनस क्यों कर देता हूँ, यहाँ पर भी माइनस क्यों कर देता हूँ और यहाँ पर भी माइनस क्यों कर देता हूँ, माइनस क्यू चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इनवर्ड अपनी ओर, तो माइनस क्यू की डायरेक्शन क्या होगी, इधर, इसके कारण भी इधर, और ये माइनस क्यू के कारण ऊपर, तो तीनों की डायरेक्शन चेंज हो गई। डायग्राम वही आया है, आपका डायग्राम वही आया है, एंगल वही आएंगे। ये कितना है 120, ये कितना हो जाएगा, ये 60 और ये भी 60 डिग्री ही होगा। फिर उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड कर लेना, आंसर 0 ही आएगा। हाँ, इन केस चेंज कब होगा, जब यहाँ पर आपने प्लस ले लिया, यहाँ पर प्लस ले लिया और यहाँ पर माइनस ले लिया, इन केस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो भी चेंज हो जाएगा। वो सब हम देखेंगे अगले वीडियोस में।